Alright, this is Fusion with Nina और इस वक्त हम खुशामदीद कहते हैं हमारे YouTube के व्यूअर्स को. नो, नॉट द YouTube लाइव ऑफ कोर्स, नथिंग लाइक दैट, लेकिन हमारा YouTube का कैमरा अभी अभी ऑन हुआ है, इससे पहले बंद था, लेकिन नाउ इट इज फंक्शनिंग. सो वेलकम इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रोग्राम ऑन YouTube या आप दोपहर के किसी या शाम के किसी टाइम पे देख रहे होंगे. सो वेलकम टू द शो. गुड मॉर्निंग. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. कोई ज्यादा हमने खास बातें की नहीं अब तक, कोई आप ज्यादा आपको बहुत ज्यादा आपने मिस नहीं किया इस वक्त. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. प्रोग्राम में एज आई सेड अर्लियर हम बात करेंगे मेटा पे लगने वाली बहुत ही मोटी सी पेनल्टी के हवाले से. एक तो उस पर हम बात करेंगे और उसके अलावा क्या खबरें हैं. अमेरिकन इकोनॉमी में बात करनी है नहीं करनी, देख लेते हैं. उनकी अभी खैर टॉक्स चल रही हैं, जरा देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा सिलसिला आगे चल के. हाँ, हम बिल्कुल जब खेलों के हवाले से बात करेंगे, हम बात करेंगे नस्ल परस्ती, रेसिज्म के हवाले से. वैसे तो मुझे कल इस पे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कल जैसे कहते हैं कि आज बात वो मैं नहीं कर पाया. लेकिन विनिसियस जूनियर जो कि एक ब्राजीलियन प्लेयर हैं, वो इस वक्त ही इज इन द सेंटर ऑफ दिस मैसिव मूवमेंट राइट नाउ. फुटबॉल में नस्ल परस्ती के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ. और ये जो रेसिज्म है, ये तो खास तौर से ये जो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना, जिसमें स्पेन शामिल है, जिसमें इटली शामिल है, ग्रीस शामिल है, इन मुल्कों में ये एक एंडेमिक है. और फुटबॉल के मैचेस के दौरान वो खिलाड़ी जो कि खास तौर से सियाह फाम है, अफ्रीका के किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, या फिर साउथ अमेरिकन हो, ब्राजीलियन हो. जनरली आपको पता है कि ब्राजील की एक सर्टेन पॉपुलेशन है जो कि अफ्रीकन ओरिजिन की है और सियाह फाम है. उनको खेल के दौरान जो है वो काफ़ी नस्ल परस्ताना जो है वो नारों का शिकार बनाया जाता है. ज़ाहिर है ये एक तरीका होता है खिलाड़ी को प्रेशर में लाने के लिए. विनीसियस जूनियर जो है वो इस वक्त रियल मैड्रिड का एक प्लेयर है और बहुत काबिल प्लेयर है और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है. और उसने कुछ एक्सपीरियंस किया इन द वीकेंड गेम अगेंस्ट वालेंसिया जो खेला गया, और उस पे पूरी दुनिया की सपोर्ट जो है वो इसको इस वक्त मिल रही है. बट इट इज़ इंडीड अ वेरी सीरियस इशू इन यूरोपियन फुटबॉल. नस्ल परस्ती किसी भी फॉर्म, किसी भी जगह, ये नारे वारे लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन ये सब कुछ होता है. आप देखिए क्रिकेट मैच भी कभी शुरू हो रहे होते हैं, आईसीसी का भी एक रेसिज्म के हवाले से एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है. और खासतौर से जब स्टेडियम्स में बैठे हुए होते हैं तो उसमें आईसीसी का जो नस्ल परस्ती के हवाले से एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो दोहराया जाता है. और उसमें क्राउड को भी ये बात बताई जाती है कि किसी भी खिलाड़ी को कोई भी इस तरह की बात जो है वो ना की जाए. ज़ाहिर है दुनिया के जो अतवार हैं, दुनिया के जो तौर तरीक़े हैं वो काफ़ी बदल गए हैं ओवर द ईयर्स. वो बहुत सारी बातें हैं जिनको पहले रेसिस्ट नहीं माना जाता था, अब उनको रेसिस्ट समझा जाता है. और ज़ाहिर है रिसेंट टाइम्स में अगर आपको याद हो तो सरफराज अहमद साहब और फिलिकबायो जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे, सरफराज ने उनको काले बोला था. और इस तरह किसी को बाद में पता चला उनको, क्योंकि ज़ाहिर हमारे खिलाड़ियों को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग इन चीज़ों के हवाले से नहीं दी जाती और ज़रा दुनिया के हवाले से भी वो अपने आप को अपडेटेड रखते नहीं हैं. बहुत कम खिलाड़ी हैं जो कि इन चीज़ों के हवाले से वो इस तरह के बैकग्राउंड से हैं कि वो अपने आप को अपडेटेड रखते हों. सो आपको पता है कि कितना बड़ा इशू क्रिएट हो गया था. बल्कि कहा ही जाता है कि सरफराज के डाउनफॉल की एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो एक पर्टिकुलर वाक़या था कि जिसमें उसने फिलिकबायो को काले कह के जो है वो बुलाया था. एंड देन उससे पहले अगर आपको याद हो, हरभजन सिंह और आनजहानी एंड्रयू साइमन के दरमियान, जिसे मंकी गेट कहा जाता है, ये वो पहला वाकया था मेरे ख्याल से कि जिसने तवज्जो दिलाई थी इसके हवाले से अबाउट द रेसिज्म. और क्रिकेट में इसके हवाले से कवानीन होने के हवाले से, क्रिकेट में ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी बचत हो जाती है. रीज़न बीइंग कि अब तो हर जगह माइक्रोफोन लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, एवरीथिंग इज कॉट ऑन टेप और मामला काफ़ी अब संजीदा हो गए हैं. लेकिन फुटबॉल में अभी भी क्राउड की जानिब से इस तरह का ये जो मामलात सुनने में आते हैं ये बहुत कॉमन है. एज आई सेड सदर्न यूरोप में तो खास तौर से दिस इज वेरी 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 कॉमन. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा और क्या सीन है हमारे पास. मैसेज किनका है? जनाब जेबी बट कहते हैं मनाल और मूसा की तरफ से, हेलो, दे हैव देयर मैजिक शो एट द स्कूल टुडे. वाओ, मैजिक शो, जबरदस्त. चौधरी नईम साबिर एडवोकेट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं सर हमतन गोश होकर.
जबरदस्त, ग्रेट. पीर जहीर इज ऑल्सो लिसनिंग टू द शो. बिल्कुल सर, कहते हैं जी पीर जहीर मैसेज करें या ना करें शो सुन रहे होते हैं. बिल्कुल मुझे अंदाजा है इस बात का. पीर साहब आपको बिल्कुल कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं माइक्रोसेफेली इज अ कंजीनियल डिसऑर्डर ऑफ intrauterine growth of brain. This growth is affected by infections, viral toxicity, alcohol, severe malnutrition of mother and other causes. Thank you so much for your sharing that. आज का जो हमारा पहला मैसेज आया था actually that was about microcephaly, जो कि एक pervasive एक developmental disorder है and the children are born with a smaller brains in smaller size actually. चलें जी, अभी हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, लेकिन जाने से पहले एक मैसेज और पढ़ लेते हैं. माई सन मोहम्मद रेयानी, डॉक्टर एजाज खान चाचड़ साहब का मैसेज आया. कहते हैं माई सन मोहम्मद रेयान इज गोइंग टू स्कूल, प्लीज रिक्वेस्ट हिम टू नीड टू वेक अप अर्ली एंड स्टार्ट एक्सरसाइज विद मी in his coming vacations to make it a routine along with some productive work during the vacation. That is so cool. बिल्कुल, I mean having your vacations, रेयान, मुझे नहीं पता रेयान कितना बड़ा बच्चा है, लेकिन ये जो छुट्टियां आती हैं ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज ये जिंदगी में अनलेस कि आप तदरीस का पेशा अपना लेते हैं, जिंदगी में दोबारा ये हॉलीडेज जो है ना ये आएंगी नहीं. और इसको जितना प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकते हो, खेलो कूदो, जो करना है करो यार, ये है सिलसिला. बट ये भी हो सकता है सुबह उठ के अब्बू के साथ एक्सरसाइज करने जा सकते हो, या फिर शाम में जरूर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो. बट मैं हमेशा जो एक बात करता हूँ वो यही कहता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन लर्निंग सम स्किल्स एज वेल. कोई ना कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई हुनर है, कोई ऐसी चीज जो कि आगे जिंदगी में आपकी मदद कर सके, वो जरूर सीखो. ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. एंड रादर देन ऐसे ही आवारागर्दी करते फिरे. हमने तो अपने बच्चों को अपने छुट्टियों में हमने यही किया था. हम जब छोटे हुआ करते थे कोई समझाने वाला नहीं था, आवारागर्दी कर रहे हैं. एंड ये है सिलसिला. बट चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, सुबह बखैर तमाम दोस्तों को. थैंक यू. सादिया असद कहती हैं, अच्छा नहीं बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रुकते हैं बिकॉज मुझे अभी एक ब्रेक की जाने पड़ना है. ब्रेक से वापस आके एक छोटा सा गाना सुनेंगे, अच्छा सा गाना, और फिर उसके बाद आपको हम लिए चलेंगे आज की अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. सो हियर वी मूव टुवर्ड्स द ब्रेक, और थोड़ी देर में मिलते हैं ब्रेक और सॉन्ग के बाद. कीप लिसनिंग. ऑलराइट, हाफिज आतिफ असलम. दिल जलाने की बात करते हो, ऐसी बातें क्यों करते हो भाई जिससे दिल जले? तो फिर हम ऐसी बातें नहीं करते. लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इस वक्त जो है वो अखबारात में शामिल आम खबरें भी शामिल करनी है, जिससे मुझे पता है काफी सारे लोगों के दिल जल रहे हैं इस वक्त, लेकिन क्या कर सकते हैं. लेकिन जैसे अभी सादिया असद का मैसेज आया, कहती हैं आवर न्यूज हैज बिकम लाइक सोप ओपराज. इवन इफ यू वॉच इट आफ्टर 10 episodes, it's still the same nonsense. No news of sports, invention, discoveries, research or anything informative. It is literally mind numbing. ओके, अच्छा वैसे मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि मेरा एक हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि देखिए दुनिया भर में ये चीज़ एक देखने में आ रही है दैट, और ये अक्सर जिक्र भी होता रहता है दैट नाउ द मीडिया इज नॉट अ सेलर्स मार्केट, इट्स अ बायर्स मार्केट. सेलर्स कौन है? जो टीवी चैनल्स वाले हैं. दे यूज्ड टू, अब जैसे टीवी चैनल ये डिसाइड करता है कि मैं बच्चों का ये कार्टून 5 बजे लगाऊंगा, यानी वी हैव ग्रोन अप विद दैट ना यार. कार्टून 4:30 पे कार्टून आना है, अब 4:40 पे कार्टून आना है, कैन यू डू समथिंग? वो पीटीवी कहता था कर लो जो करना है यार, मैं तो 4:30 बजे लगाऊंगा कार्टून, मर्जी है मेरी, 4:40 पे लगाऊंगा मैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो. तो इट वॉज द सेलर्स मार्केट, बट नाउ इट्स द बायर्स मार्केट. नाउ हु आर द बायर्स? यू एंड आई. सादिया, यू एंड आई आर द बायर्स नाउ ना. हम डिसाइड करेंगे हमें किस वक्त क्या चीज देखनी है. मुझे 4:40 पर मुझे स्पोर्ट्स न्यूज देखनी है, या मुझे 4:40 पे कोई पॉडकास्ट सुननी है या देखनी है, तो मैं जाके सिंपल यूट्यूब पे जाऊंगा एंड आई विल सी व्हाटएवर, और आई विल गो टू नेटफ्लिक्स एंड आई विल डू Amazon Prime और व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई विल वॉच. तो द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द करंट फॉर्म एज वी नो वाज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स डेथ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो एक इवेंचुअल डेथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसको स्टेरॉइड्स पे ला दिया गया है. और अभी ऐसी मैं बैठा हुआ था बिकॉज अभी बीच में ही काफी दिनों बाद, मैं परसों की ये बात है कि आई वाज जस्ट किसी काम से, मैंने पता नहीं टीवी, अब तो डिजिटल टीवी हमारे यहाँ वो जो केबल वाला आता है वो तो कब से लगाया भी नहीं हमने, बिकॉज जनरली हम लोग यूट्यूब पे या बाकी चीजों पे चीजें देख रहे होते हैं. सो वो हुआ ये कि मैंने जब लगाया तो मैं आई वाज जस्ट, उस वक्त 9 बजे की हेडलाइंस आ रही थी एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी दैट एवरी हेडलाइन जस्ट साउंडेड द सेम.
वही एक साहब को टारगेट किया हुआ है और एक पार्टी को टारगेट किया हुआ है और ये हुआ है जी, फलाना हो गया, ये वो हो गया, तबाही फिर गई मुल्क में और इसकी वजह से हुआ है सब कुछ. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. मैंने कहा यार ये क्या नहीं, कुछ डाइवर्सिटी कुछ हो मीडिया में. तो मैंने उस पर ऐसे ट्वीट भी कर दिया. मैंने कहा भाई, मैंने किसी पोल कर लिया. मैंने कहा हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली, व्हाट इज योर मेन सोर्स ऑफ न्यूज. लाइक आप न्यूज के लिए, बिकॉज न्यूज से ज़ाहिर हमें अपने आप को अपडेटेड तो रखना है ना, तो आपका मेन सोर्स ऑफ न्यूज क्या है. एंड अराउंड कोई 1700 पीपल वोटेड इन दैट सर्वे. एंड you know 95% people said that they rely on social media for the news. Not only 5% said that they rely on electronic media for the news. So जो I'm pretty sure the advertisers, देखिए at the end of the day, देखिए सरकार ये इस वक्त टीवी चैनल्स वगैरह बहुत सारे सिर्फ चल इसलिए रहे हैं कि सरकार इनको इश्तिहार दे रहा होता है. अगर आपको याद हो, खान साहब की गवर्नमेंट जब पिछली बार आई थी, इन्होंने जो सरकारी इश्तिहारात थे उसमें मैसिव कटौतियां की थी. आई थिंक उन्होंने मैसिव कटौतियां की थी जिसकी वजह से कुछ चैनल बंद हो गए थे. उनके बिजनेस मॉडल ही बने हुए थे इन्हीं सरकारी इश्तिहारात के ऊपर. मुझे याद है एक वक्त टीवी हुआ करता था, बंद हो गया वो. ज़ाहिर है फिर उस पर गालियां भी इनको बहुत पड़ी थी मीडिया से, और मीडिया की कहते हैं नाराजगी की खान साहब से जो उखड़े उखड़े रहते थे मीडिया वाले, उसकी बहुत बड़ी वजह भी यही थी कि उन्होंने सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए थे. बट बहरहाल कहीं से कहीं बात निकल जाएगी. मेरा वक्त निकल जाएगा इस वक्त. अखबारात में क्या लिखा है जी, वजीर आजम कहते हैं जिम्मेदारी से कहता हूं बतौर ISI चीफ, आसिम मुनीर ने इमरान खान को उनकी अहलिया की करप्शन से आगाह किया था जिस पर उनका तबादला हुआ. ये बहुत बड़ी बात कर दी है, बिकॉज खान साहब इससे पहले भी ये जो प्रो नून लीग बहुत सारे मीडिया आउटलेट हैं वो ये बात हमेशा फैलाते रहे हैं कि आसिम मुनीर जो ISI चीफ रहे थे बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए, उनको निकालने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने इमरान खान साहब को उनके करीबी फैमिली मेम्बरान की करप्शन के हवाले से मुबैना तौर से आगाह किया था. खान साहब इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं अपनी एक ट्वीट में कुछ दिनों पहले. बट वजीर आजम ने एक बार फिर से इस पॉइंट को जो है वो हैमर इन किया है. और देखते हैं बात खुलती है, आगे होती है. मेरे ख्याल से अब करप्शन एलिगेशंस आर देयर, अगर हैं उनके पास, और मेरे ख्याल से प्रेजेंट कर देनी चाहिए. जहाँ इतनी टेप्स आ रही हैं और इतनी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे एक और टेप आ जाए. अच्छा जी, वजीर आजम कहते हैं 9 मई रियायत हुई तो मुल्क नहीं बचेगा. इंसानी हुकूक से मुताल्लिक प्रोपागेंडा पर अपने वफूद भेजेंगे, शहबाज शरीफ का ये कहना है. कौमी असेंबली में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात आर्मी एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी के तहत चलाने की करारदाद मंजूर. मजबूत फौज. अब देखिए वही बात है कि ये महज पार्लियामेंट की करारदाद से क्या ये मुकदमात चल सकते हैं, फौजी अदालतें बन सकती हैं. दैट रिमेन्स टू बी सीन. पाकिस्तान के कुछ बड़े आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि इसके लिए मुल्क के आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी हुकूमत के. ज़ाहिर है पाकिस्तान में क्योंकि असेंबलियाँ कंप्लीट नहीं है इसलिए आइन में तब्दीली हो नहीं सकती. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा जी, ऑडियो लीक्स. काजी फाइज ईसा, काफी सारे हमारे कानूनदानों का ये ख्याल था कि फाइज ईसा इस बेंच में, इस कमीशन में नहीं बैठेंगे, लेकिन जी वो कमीशन में बैठे भी. कमीशन ने पहले ही दिन अपना काम करना जो है वो शुरू कर दिया. फाइज ईसा कहते हैं खुली समाअत, किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ताउन ना करने वालों के समन जारी होंगे. कमीशन का काम हकाइक का तयन. अच्छा, जुडिशल काउंसिल के दायरे अख्तियार में मुदाखलत नहीं, कोई मुल्जिम नहीं, एहतराम दिया जाएगा. जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन शामिल हैं. पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से रब्ता किया जा सकता है. डिप्टी रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट सेक्रेटरी मुतकर्रर कर दिए गए हैं और इजलास 27 मई तक मुलतवी कर दिया गया है. चीफ जस्टिस की इजाजत जरूरी. ऑडियो लीक्स कमीशन चैलेंज कर दिया है PTI ने. सुप्रीम कोर्ट खुद कमीशन बनाए, तहकीकात करे किसने ऑडियो को टैप किया. शीरीन मजारी चौथी बार गिरफ्तार. आमिर डोगर फिर हिरासत में. असद कैसर अनवर ताज की अबूरी जमानत. मलिका बुखारी अली मोहम्मद की दोबारा गिरफ्तारी पर जवाब तलब कर लिया गया है. अच्छा जी, फॉर्मेशंस के अंदर अदालतें कायम करने का सिलसिला शुरू. 3 रुकनी फौजी अदालतें, 1 सरबरा, 2 मेंबरान पर मुश्तमिल. वकील मुल्जिम को वकील की इजाजत होगी. इसके अलावा डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी नून लीग में शामिल. दोस्त मजारी नून लीग में ऑलरेडी नहीं. अच्छा, ओहो, अच्छा, ये तो वही कैरेक्टर, लंबे बालों वाले कैरेक्टर, राइट, ये वही है. हाँ बिल्कुल ठीक है जी. स्टॉक मार्केट गिर गई. 404 पॉइंट्स की कमी. डॉलर ओपन मार्केट में 305 रुपए पर फरोख्त. सोना महंगा हो गया. ओके, इमरान खान आज नैब में पेश होने वाले हैं. काफी सर्टेनिटी है इमरान खान को खुद के वो आज गिरफ्तार हो जाएंगे. कहते हैं आज पेशी पर गिरफ्तार हूं तो कारकुन हंगामा ना करें, बैरून मुल्क रहनुमा वापस ना आए. हुकूमत को हंगामे को क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी. पुरअमन एहतजाज चाहे GHQ के बाहर ही क्यों ना हो, शहरियों का बुनियादी
हक है। परवेज इलाही का बयान आया, इमरान ने हमारा साथ दिया, डट कर उनके साथ खड़े हैं। कल खबरें आई थी कि परवेज इलाही भी गए, इमरान इस्माइल वो बेसिकली जुडिशरी रिमांड पर जो है वो चले गए हैं। अदालत ने फिरदौस शमीम को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है। यूसी चेयरमैन पीटीआई मुस्तफा अफरीदी 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, नबील शौकत अली की आवाज आप सुन रहे थे। यार बड़ा मेलोडियस इस लड़के की जो है ना वो आवाज है, और है अब कम सुनाई दिया जाता है काफी, लेकिन आई थिंक ही शुड गो प्लेसेस मैन, सीरियसली। आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। अब बात करते हैं खेलों के हवाले से, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हारून रशीद साहब ने मीडिया से बात की है। हमने कल जरा तफसील से पाकिस्तान की इस नई न्यू लुक वेरी मॉडर्न लुकिंग जो सिलेक्शन कमेटी है उसके हवाले से हमने बात की थी। क्या कहते हैं जी, कप्तान की राय को अहमियत दी जाएगी। कमेटी में माहिर कोचेस के साथ एनालिस्ट शामिल करने से पाकिस्तान क्रिकेट को नई राहों पर ले जाने में मदद मिलेगी। डेटा सिर्फ रन्स और विकेटों का नाम नहीं, ये कहना है चीफ सेलेक्टर का। पिच हालात समेत कई चीजें शामिल होती हैं। मदद लेकर मखसूस कंडीशंस के लिए मौजूद खिलाड़ी चुनेंगे। टूर्स में प्लेइंग 11 का इंतखाब टीम मैनेजमेंट ही किया करेगी। ओके, डेटा का इस्तेमाल, कप्तान की रजामंदी जरूरी करार। ओके ठीक है। क्या कहते हैं जी, बाबर और कोहली जैसे प्लेयर्स हिकमत अमली की तैयारी पर डेटा पर यकीन नहीं रखते। अच्छा, ये राशिद भाई का कहना है। चलें ठीक है, राशिद भाई भी हमेशा एक उल्टा पर्सपेक्टिव इनका आता है चीजों के हवाले से, मतलब हमेशा एक काउंटर नैरेटिव जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन खैर चलें जी, और क्या सीन है। दूसरा ये सीन है कि शादाब और शाहीन काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त इंग्लैंड में जो काउंटी क्रिकेट है वो इस वक्त अपने बिल्कुल उरूज पर पहुंची हुई है, खासतौर से। अच्छा, इनका जरा ना शेड्यूल भी बड़ा मुख्तलिफ सा होता है। आई मीन इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल पीएसएल हो रहा है भाई, पीएसएल हो रहा है, आईपीएल हो रहा है भाई, आईपीएल हो रहा है। इनकी जो सीरीज होती हैं, ये वाइटैलिटी ब्लास्ट और ये सारी चीजें, ये इट इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आपको पता है कि इनका जो इंग्लिश सीजन होता है जो कि चंद महीने ही चल पाता है, अप्रैल के आखिर में शुरू होकर कहीं सितंबर तक जो है ये जा रहा होता है, बिकॉज फिर सर्दियों की वजह से वहाँ क्रिकेट नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त इनका जो वाइटैलिटी ब्लास्ट जो कि इनका T20 टूर्नामेंट है वो इस वक्त फुल फॉर्म में है और फुल एक्शन में है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो उसमें नजर आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हैदर अली साहब का आगाज इतना अच्छा उसमें हुआ नहीं है। इनफैक्ट ही गॉट ऑन अ फर्स्ट बॉल डक, इनका जो पहला मैच था, और वही यार हैदर का वही इशू, वही मसला, वही एक तरीके से आउट होना उसका। सीरियसली यार, आई रियली विश कि somebody works on his टेक्निक। खैर काफी लोगों ने काम किया होगा लेकिन कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। शाहीन शाह अफरीदी जो है बाय द वे, हाँ जी, वो चले गए हैं नॉटिंघम, शायद कि नॉटिंघम के लिए खेलने के लिए फॉर द T20 ब्लास्ट। और जो ओवरसीज स्लॉट्स हैं ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में, उसमें कॉलिन मुनरो और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक साथ खेल रहे होंगे। सो ठीक हो गया। और क्या सीन है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शाहीन यार, आई रियली होप ही डज वेल। शादाब खान जो है वो भी चले गए हैं, और शादाब खान ससेक्स की नुमाइंदगी करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि यॉर्कशायर की कप्तानी जो है वो कर रहे हैं हमारे शान मसूद साहब। इसके अलावा हसन अली भी वहाँ पर मौजूद है। जमान खान इज ऑल्सो देयर प्लेइंग, और ऑलरेडी एक विकेट जो है वो हासिल कर चुके हैं अपनी बहुत ही वेल डिस्गाइज स्लो डिलीवरी की कर्टिसी। अजहर अली भी वहाँ पर 10 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ काउंटीज की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। वेरी नाइस, ओके जी। और क्या सीन है। अच्छा हाँ, कल मिकी आर्थर ने भी बयान दिया है जमान खान के हवाले से। आपको पता है कि जमान जो है वो डर्बी से ही खेल रहा है, और मिकी आर्थर की ऑफ कोर्स ये काउंटी है, और उन्होंने जो है वो जमान की बॉलिंग को सराहा भी। पहले मैच में जमान ने 2 विकेटें बाय द वे हासिल की थी 41 रन्स देकर, एंड इट लुक्स लाइक दैट ही हैज फाउंड अ फैन इन मिकी आर्थर। वेरी नाइस, ओके जी। श्रीलंकन क्रिकेट चीफ भारत में एशिया कप पर भी बात करेंगे। अब तक फैसला नहीं हुआ, एक हफ्ते में किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। ओके
और क्या सीन है, जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो है वो होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान ने अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच जो है वो भी जीत लिया है. पाकिस्तान का मुकाबला आज चाइनीज ताइपे के साथ जो है वो होने वाला है, यानी ताइवान की टीम के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा. इससे पहले पाकिस्तान ने दोनों प्रैक्टिस मैचेस जो हैं वो जीत लिए हैं, और पाकिस्तान का जो बड़ा मुकाबला है भारत की जूनियर टीम के साथ वो 27 मई को शेड्यूल है. ये भी याद रहे दैट पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए रोलैंड ऑल्टमैन की खिदमत जो है जूनियर टीम के लिए हासिल की हैं, और ऑल्टमैन जो है वो दुनिया हॉकी के बड़े कोचेस में इनका शुमार होता है. और अभी हाल ही में हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो सीनियर हॉकी टीम के कोच हैं सिगफ्रीड एकमैन, वो तो खुदा हाफिज या खैर बात कह के चले गए. अब अचानक जलवा अफरोज हुए हैं मंजर पे रोलैंड ऑल्टमैन. इससे पहले भी पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम की वो कोचिंग कर चुके हैं. क्या एक बार फिर से ऑल्टमैन की जो है वो वापसी होने वाली है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें जाते जाते जरा फुटबॉल का जिक्र करते चलते हैं. और सुबह भी मैंने मुख्तसर से जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त दुनिया फुटबॉल में जो खबर सबसे बड़ी चल रही है वो एक बार फिर से रेसिज्म है, नस्ल परस्ती है फुटबॉल में. और फुटबॉल में नस्ल परस्ती पे ये डिस्कशन की जो बड़ी वजह है वो इस वीकेंड में होने वाला वाकया, मैनचेस्टर माफ कीजिएगा रियल मैड्रिड का मुकाबला वलेंसिया के साथ हो रहा था, और ये स्पेनिश ला लीगा की हम बात कर रहे हैं. और रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी ब्राजीलियन विनीसियस जूनियर, जिनको विनी भी कहा जाता है, उनके खिलाफ नस्ल परस्ताना नारे जो हैं वो कसे गए. नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट विनी हैज बीन द सेंटर ऑफ रेसिस्ट चैंट्स. आपको पता है कि ये जो सिया फार्म खिलाड़ी हैं, जो अफ्रीकी नजात खिलाड़ी हैं, जो कि दुनिया के ज़ाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ब्राजील की एक सर्टन पॉपुलेशन, वहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन है, अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं. वी नो पहले बहुत बड़ा नाम इसका, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ब्राजीलियन इज अ वेरी मिक्स्ड नेशन. वहाँ पे काफ़ी सारी एथनिसिटीज़ हैं. सो विनीसियस एक सिया फार्म खिलाड़ी हैं, और इससे पहले भी उनको मैंने बताया कि नस्ल परस्ताना टॉन्ट्स का और उनको चैंट्स का जो है वो निशाना बनाया गया, खास तौर से एक जानवर से जो है वो तशबीह दी जाती है. फिर ये वाकया आ गया है कि यार दुनिया के महज़्ज़ब तरीन सो कॉल्ड तहजीब याफ्ता ममालिक में ये हरकतें होती हैं. मैं ये जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो जुनूबी यूरोप के ममालिक हैं जो मेडिटरेनियन के साथ लगे हुए हैं, जिसमें स्पेन हो गया, इटली हो गया, इसके अलावा लॉट ऑफ बाल्कन कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो कि ऑफ कोर्स मेडिटरेनियन के साथ नहीं लगे हुए, लेकिन हाँ ग्रीस, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे बहुत ज्यादा रेसिज्म का सिलसिला होता है. नाउ यू डोंट लिसन टू दीज कंप्लेंट्स इन जर्मनी, even to some extent in France, even in English Premier League. Yes, English Premier League में भी आप उस तरह की बातें नहीं सुनते. स्कैंडिनेविया में जितना आप सर्दर्न यूरोप से इस तरह की कंप्लेंट सुन रहे होते हैं, फॉर अ कंट्री लाइक जर्मनी कि जहां पे दुनिया की टॉप लीग्स में उनका शुमार किया जाता है, लाइक एक हमेशा एक डिबेट होती है कि विच इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, इज इट द इंग्लिश प्रीमियर लीग और इज इट द ला लीगा जो कि स्पेन में खेली जाती है. लेकिन ऐसे मुल्क में जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में जिसकी लीग्स में खेलना किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर का एक ख्वाब होता है कि वो बार्सिलोना से, रियल मैड्रिड से जो है वो खेले, वहां पे इस पैमाने की रेसिज्म और इस लेवल की जो है वो नस्ल परस्ताना चीजें, ज़ाहिर है इनके लिए काफी शर्मिंदगी की बात है. और इसमें जो बहुत सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स हैं, मैं उनके बयानात वगैरह जो है वो पढ़ रहा था. अभी कौन सा बड़ा ब्राजीलियन प्लेयर है जिसका मैं बयान पढ़ रहा था जो कि मुसलसल ये बात कह रहा था कि इतना कुछ होने के बावजूद किसी भी क्लब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता. अभी जिस क्लब ने ये हरकत की है वो वलेंसिया क्लब है. ज़ाहिर एक बड़ा क्लब है स्पेन का, बिग लेगेसी, बिग हिस्ट्री देयर. बट क्या उस क्लब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या उसके जो सपोर्टर्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा? इस तरह के सख्त इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं या नहीं? ज़ाहिर इट्स अ मेजर डिस्कशन. और इस वक्त अगर आप किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वेबसाइट पे जाएंगे या खबरें पढ़ने जाएंगे तो आपको अंदाजा ये होगा कि इस वक्त फुटबॉल के तमाम रिजल्ट्स, ये वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन रेसिज्म जो है वो एक बार फिर से फ्रंट पे आ चुका है और एवरीवन इज अगेन टॉकिंग अबाउट. ऐसे काफी विनीसियस के बारे में भी काफी बातें हो रही हैं कि ही शुड लीव स्पेन, उसको स्पेन से ही शुड मूव ऑन. सो इज देयर एनी चांस एनी इंग्लिश क्लब? हाँ, क्या इंग्लिश क्लब, मैनचेस्टर सिटी देख रहा होगा, उन्हीं के पास पैसे होते हैं, उन्हें कोई पूछता वछता भी नहीं है, जितने पैसा खर्च करना है कर लो, उठा लेंगे वो विनीसियस को, उनके लिए क्या मसला है. आगे बढ़ते हैं जी. कल न्यूकासल और लेस्टर का मैच 0-0 से बराबर हुआ. इसका मतलब ये दैट न्यूकासल हैज guaranteed the position for them. Which position is that? That is the number, top 4 में वो अब खत्म होंगे. इसका मतलब 21 साल बाद
चैंपियंस लीग में न्यूकासल की वापसी होने वाली है. आपको लिए चलते हैं अभी एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक अच्छा गाना सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me अदील and 8:23 हो चुके हैं और चौधरी साहब कहते हैं भाई ये अली सेठी की आवाज वाकई मैजिकल है, ऊपर से अब्दुल्ला सिद्दीकी की कॉम्पोजिशन इज ऑसम. यार वैसे वाकई मानना पड़ेगा, अब्दुल्ला सिद्दीकी राइट नाउ पाकिस्तान के म्यूजिक सीन में इस वक्त ही इज दी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाइज. अब उसकी सिंगिंग स्किल्स है वो एक मखसूस टोन में गाने गाता है, लेकिन अगर उसकी अरेंजमेंट और कॉम्पोजिशन की हम बात करें, ही इज माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड यार, एंड ही इज सो यंग, सो वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम. एंड अली सेठी की तो क्या बात है यार, क्या बात है. ऑलराइट, इसके अलावा और क्या सीन है. एमी अली साहब कहते हैं सलाम भाई, आज एमए उर्दू दूसरे सेमेस्टर का पहला पेपर है. उर्दू तनकीद, उर्दू में दुआओं की दरख्वास्त है. भाई मेरे भाई आपके लिए बहुत सारी आला पाए की, आला नस्ल की दुआएं मेरी तरफ से. अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. देखो वैसे तो एमी अली माशाल्लाह इसकी उर्दू वैसी इतनी खूबसूरत है और इसका जो उर्दू के बारे में माशाल्लाह जो फिलवदी अशार आ जाते हैं, ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि किस तरह लोग बैठे हुए होते हैं और अचानक बैठे बैठे उनको जो है ना वो अशार आ जाते हैं. हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे स्कूल में, उनको इतने शेर आते थे और बैठे बैठे बोल दिया करते थे. हमारे एक कराची के एक सियासी लीडर हैं फैसल सब्जवारी साहब, उनमें मैंने ये खासियत देखी है कि उनको भी बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से वो अब आधा मिसरा बोले पूरा बताया करते थे. यानी कमाल है. तो एमी अली भी कुछ माशाल्लाह इनमें ये खासियत है. तो अब ये डिग्रियां और ये किताबें और ये सारे बातें जो हैं, ये ज़ाहिर है ये कहीं एमी की कहना चाहिए कि कोई उन मेरे ख्याल से शायान शानी नहीं है उनके, लेकिन मेरे भाई बहुत सारी दुआएं आपके लिए खुश रही है. और एमए के बाद पीएचडी भी करें. माशाल्लाह इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो भी पीएचडी हैं, उर्दू में नहीं मैथमेटिक्स में. सोचें आप क्या हसीन संगम घर में होगा इस चीज़ का. ओके, और क्या सीन है जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालता हूँ मैं. मलिक सज्जाद साहब कहते हैं हाउ आर यू बॉस, क्लाउडी मॉर्निंग हेयर इन लोधरा. अली तरीन फार्म का आपने बोर्ड जो है वो लगाया हुआ है. इनके तो अच्छे दिन आए हुए भाई, अच्छे दिन आए हुए इनके. अच्छा जी, दानिश बदर साहब जी, आपने ट्वीट एक सियासी लीडर का जो है वो शेयर किया हुआ है जिसमें जिनको पाकिस्तान में इनका नाम नहीं लिया, जिनको बानी एमक्यूएम कहा जाता है. आजकल बानी एमक्यूएम जो है वो ट्विटर पे काफी एक्टिव हुए हुए हैं और उनके बयानात अगर आप सुन रहे हो तो फिर आपको वो एक तरफ मखसूस तरफ झुकाव उनका नजर आएगा. लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये बानी एमक्यूएम जो है, उन्होंने जो एमक्यूएम के लेगेसी सपोर्टर्स हैं उनको इस वक्त कड़ी चिंता में इस वक्त और उनको परेशानी में मुब्तला किया हुआ है. बिकॉज वो तो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे और उनके कायद ने आगे जो है वो अब उल्टी बातें करना शुरू कर दिया. अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बातें करें. सो बहरहाल क्या कह सकते हैं, इसका मुजाहरा हम रोजाना अपने एक जगह पर देख रहे होते हैं. शारिक इदवाई साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, ग्रेट सॉन्ग बाय अली सेठी, गिल एटसेट्रा, स्लोली ग्रोइंग ऑन अस, ट्रेंडी नंबर. या आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स व्हिच विल स्लोली ग्रो ऑन अस. शिको सफी कहते हैं ईशल एंड आयरा आर गेटिंग बोर्ड ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, प्लीज शेयर सम गुड आइडियाज व्हिच दे शुड डू. इट्स ईशल नॉट ईशाल. देखो मैंने सही बोला, ईशल बोला है. सो मेनी थिंग्स ईशल. आई नो, मैं कल अपने बच्चों को, हमारे जो छोटे साहबजादे हैं उनको बाबा समर कैंप हो रहा है केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाय द वे, तो मैं उनको फिर लेकर गया वहां पे क्योंकि हमने मेंबरशिप भी अपनी रिन्यू करवानी थी, तो वो करवाने भी हम कल चले गए. वो बच्चे सियाणे हैं आजकल के, उन्हें पता था मेंबरशिप फौरन रिन्यू हो जाती है. वो अपने सारे कच्चे बच्चे जो है ना वो स्विमिंग की जो कच्चा झांगिया, यार ये भी क्या वर्ड्स हुआ करते थे उर्दू में, पंजाबी में. वो पहले आया करती थी ना कि वो पंजाबी कमेंट्री आती थी, उसमें एयर नंबर दा कच्छा पहना हुआ है सरदार बलविंदर सिंह. तो कह रहे नहीं वे, तो हमारे साहबजादे पूरी तैयारी से गए, तो वहाँ बैठ के उनको फिर स्विमिंग करते हुए देखना पड़ा. इवन दो बहुत ज्यादा क्लोरीन डालते हैं वहाँ के पानी में वो कि आपकी सांसों में बस जाती है. बट देयर आर सो मेनी समर कैंप्स. शिको, आई रियली डोंट नो वेयर यू गाइस लिव, बट देयर आर सो मेनी समर कैंप्स हैपनिंग. बट स्किल, फोकस ऑन लर्निंग सम स्किल ए पर्टिकुलर. अगर चीज को सीख सकें, मे बी समथिंग फॉर कंप्यूटर, सम न्यू लैंग्वेज, समथिंग एल्स, मे बी जस्ट स्विमिंग, एनीथिंग एल्स. तो या तो मैं बताया था कि हाँ केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बाय द वे उनका भी कोई समर कैंप बच्चों का हो रहा है जिसमें 7-8 एक्टिविटीज हो रही हैं. सो चिल्ड्रन कैन पिक अप आई थिंक 2 एक्टिविटीज है, इस तरह का कोई सीन है.
तो हमारे साहबजादे हम खींच के ले गए थे हमको, तो उनको भी करवाए देंगे इंशाल्लाह. भाई फोरकास्ट क्या है कराची के वेदर की? आज तो ओवरकास्ट सिचुएशन है यार कराची में. अभी अगले 2-3 दिन ओवरकास्ट रहेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी विल रिमेन वेरी हाई. बट द गुड थिंग इज दैट इट्स गोइंग टू रिमेन प्रीटी विंडी. शहजाद नियाज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सनराइज शो तमाम को सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अशफाक साहब कहते हैं द बोरिंग सेगमेंट ऑफ योर शो इज द न्यूज़पेपर अपडेट. आई हैव टू स्विच टू सम अदर चैनल. कैन यू प्लीज स्वैप दिस विद सम अदर इंफॉर्मेटिव सेगमेंट और जनरल डिस्कशन. सर ये आपने क्या बात कर दी. आप मेरे चैनल को सर आपने रुला दिया मुझे. सर मैं वो हाई कोर्ट के एक जज की तरह रोने वाला हूँ अभी. आप मेरा चैनल सुनते हुए. अशफाक जंजोआ साहब, द लेजेंड ऑफ सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज. सर आप बदल देते हैं, स्विच कर देते हैं चैनल जिस वक्त मैं खबरें शामिल करता हूँ. चलें ठीक है सर. दिस टू शैल पास. ये वक्त भी गुजर जाएगा सर, गुजर जाएगा. व्हाट अ सॉफ्ट एंड मेलोडियस सॉन्ग, मजा आ गया. अच्छा जी, इमाद ने ये गाना, कौन से गाने की बात की इमाद? वैसे मुझे सीरियस नहीं पता. 18 मिनट पहले तुमने अच्छा नबील शौकत अली वाला गाना हमने लगाया था. ओके. कलीम जाफरी साहब बेस्ट विशेस कहते हैं, सलाम पाकिस्तान, जबरदस्त. ये गाना आतिफ असलम का दिल जलाने की बात करते हो, कभी मौका हुआ तो अपनी आवाज में सुनाऊंगा क्लासिक टच के साथ. ओहो एहसन जामी साहब आप गुलूकार हैं माशाल्लाह. भाई कल व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लाइव के दौरान हमारी एक लिसनर ने कांटेक्ट किया मुझसे, हु वाज वाचिंग, एंड शी सेड कि भाई हमारी उनकी बहन जो है बहुत जबरदस्त गाना गाती हैं, आप प्लीज उन्हें कुछ कहीं मौका दें. अच्छा मैं खुद तो ज़ाती तौर से कहीं मौका नहीं दे सकता, लेकिन बस आई नो सम पीपल इन द म्यूजिक सीन एंड ऑल. तो मैंने कहा भाई आप मुझे कुछ वीडियोस भेजें, मैं आपके साथ मैं आगे भिजवा दूंगा. आगे अल्लाह मालिक है, देखते हैं जी. यार माशाल्लाह शी हैज सच अ मेलोडियस वॉइस. उन्होंने लता जी के 2 गानों का जो है मुझे वो भेजा व्हाट्सएप, मैंने उनको भेजा, आप मुझे व्हाट्सएप करें. यार इतनी खूबसूरत आवाज उनकी यार खातून की, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे और साथ साथ उनकी आवाज में और जो है वो जाज़बियत और कशिश पैदा करें. और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तरबियत हासिल नहीं किया. अभी ये जरा थोड़े से कोई राग पहाड़ी और ये कौन से होते हैं भैरवी राग सीख लेंगे, यानी प्रॉपर अगर उन्होंने ईस्टर्न क्लासिकल की तरबियत हासिल कर ली तो ये किस लेवल पे पहुंच जाएंगे यार. सुहेमा एंड अहमद गोइंग टू स्कूल. हेलो सुहेमा अहमद. शैला वकास कहती हैं हमारे यहाँ तो वेकेशन में स्कूल होमवर्क के अलावा उर्दू इंग्लिश की राइटिंग और मैथ्स के टेबल्स लिखने. हाँ वैसे वाकई यार वैसे वाकई दिस इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट. ये समर वेकेशन का होमवर्क मिलता था, यानी मेरे ख्याल से आई थिंक हमारे बचपने की जो बदतरीन जो फजूल तरीन चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं उनमें ये उसकी रीजन ये होती थी कि मार्च में इम्तिहान होके अप्रैल में नतीजा आता था और मई से दोबारा नया सेमेस्टर शुरू, नया सीजन, नया सेशन, एकेडमिक ईयर शुरू हो जाया करता था. यार वही 4 लाइनों वाली कॉपी में लिखना और वाकई टेबल्स, कितनी स्टूपिड हरकत थी. बट द पॉइंट इज के आजकल के बच्चों को ये भुगतना नहीं पड़ता यार. वैसे ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया. अच्छा जी, मलिक शाहिद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मी टू ऑलवेज लिसनिंग टू योर शो. बिल्कुल सर, शाहिद साहब हमारे लिस्टर हैं सियालकोट में, और मेरे रेडियो की जिंदगी में मेरा सियालकोट एक ही बार जाना हुआ है, और जिन बहुत जबरदस्त लोगों से मेरी सियालकोट में मुलाकात हुई थी और मुझे बहुत मजा आया था. प्रोफेसर शाहिद साहब थे, और इसके अलावा अनीस बाकर और शाहिद साहब उनमें से थे लोग, और 1-2 और लोग जिनकी शक्लें मेरे जहन में, लेकिन नाम उनका जहन में नहीं आ रहा. बड़ा मजा आया था आप लोगों के साथ मिलके, बड़ा बड़ा जबरदस्त रहा. अच्छा जी, और क्या है, सुबह शो ना सुनो तो मजा नहीं आता. मैं तो बोलता हूँ सैटरडे संडे को भी आ जाया करें शहजाद जो है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. और कुछ बताइए सर, और कुछ बताएं सर अगर रह गया हो. अच्छा जी, और क्या सीन है? वाह भाई वाह, आलमगीर साहब का ये गाना एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग. किसी ने सही बोला कि 1988 की शादियां याद आ गई. लुड्डी हुआ करती थी हाथों में डंडियां लेकर. क्या बात है, जबरदस्त जी. और अरशद गुमरो कहते हैं सॉन्ग तो आला है, इन बिटवीन वाली म्यूजिक इज द चेरी ऑन द टॉप. क्या बात है जी, जबरदस्त. उफ क्या सॉन्ग चला दिया. अमेजिंग आलमगीर. दिस वाज नजर रिजवी एंड देन जानजेब सेज सच अ ब्यूटीफुल एवरग्रीन सॉन्ग बाय आलमगीर. दैट इज ग्रेट. इसके अलावा क्या सीन है? मरियम कहती हैं कमेंट अबाउट द एडवर्टाइजमेंट. यार मैं इस पे कल बात कर चुका हूँ. मैं इस पे क्या कमेंट करूँ जो बैनरिंग हुई भी है. आई जस्ट सेड दैट दिस इज अ प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव बैनरिंग डन. पाकिस्तान के जो मोहब्बत करने वाले और हुब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, बड़ी तादाद में उन्होंने आई एम प्रीटी श्योर पैसे जमा करके ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये बैनरिंग हुई भी है. सो गुड ऑन देम. जबरदस्त, बेहतरीन. लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है. कुछ लोग जो हैं वो हमारे फौजी जर्नैलों के पोस्टर लगा के मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं. तो अब इसमें मैं क्या कमेंट करूं, आप मुझे ये बताइए. मैंने इस पे कुछ ट्वीट जरूर किए थे कि जो
कल मैं जिक्र कर चुका हूँ यार कि हमारे यहाँ कराची में 2 लेजेंड्स हैं होर्डिंग्स या बोर्ड्स लगाने के हवाले से, जिसमें एक फैसल रजा आबदी हुआ करते थे और एक शहजाद मेमन साहब हुआ करते थे. तो शहजाद मेमन साहब जो है वो गायब हैं आजकल. फैसल रजा आबदी साहब सुना है दोबारा लॉन्च हो रहे हैं, अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं. तो उसके बाद ये एक बड़ी बैनरिंग कराची में हुई हुई है. दोनों पीपल्स पार्टी के बंदे थे, अब जो है वो ये दूसरी बैनरिंग हुई हुई है. डॉक्टर इमरान कहते हैं दिस सॉन्ग रिमाइंडेड मी ऑफ ओल्ड शादी मूवीज ऑफ 1980s. वैसे वाकई सीरियसली यार वो शादियों के एक मखसूस गाने जो है ना वो हुआ करते थे और वो VHS कैसेट हुआ करती थी और सब कैसा बैठ के वीडियो आ गई है, सब बैठ के शादी की मूवी देखा करते थे यार. मूवी का टाइम होता ना, थिंग्स हैव बिकम सो कूल नाउ मैन, सीरियसली. एंड खैर एनीवे वो ग्रुप्स अभी भी बनते हैं यार. वो बैठो भाई स्टेज पे आके बैठो, अपने एक्सप्रेशंस दो जाली वाले एंड ऑल. एनीवे चले जी, छोड़े यार क्या बातें कर रहे हैं. बात करते हैं जरा कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से, बात करते हैं मेटा के हवाले से. आपको ये बात पता है दैट मेटा इज द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. और हुआ ये है दैट यूरोपियन यूनियन ने जो है वो $1.3 बिलियन की एक पेनल्टी लगाई है ना. $1.3 बिलियन, दैट्स अ रिकॉर्ड फाइन, यानी रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले मुझे याद है कि एक काफी बहुत बड़ी पेनल्टी जो है वो लगाई थी अमेज़न के ऊपर. वो तकरीबन $810 मिलियन या $800 मिलियन की जो है वो ये पेनल्टी लगाई गई थी. लेकिन $1.3 बिलियन की पेनल्टी यूरोपियन यूनियन ने जो है उनके जो प्राइवेसी रेगुलेटर है. नाउ सी इट इज ऑल अबाउट डेटा. आई मीन काफी दफा ये बात की जाती है कि यार ये जो कंपनियां हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या ये जो राइड हेलिंग कंपनीज हैं, या ये जो इतनी कंपनीज हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू एज कंपनीज जितनी हैं, इनका जो सबसे बड़ा एसेट होता है इट्स द कंज्यूमर डेटा. लोगों की इंफॉर्मेशन, आपका बिहेवियर. वो देखिए ना आपने वो जो डॉक्यूमेंट्री बड़ी मशहूर हुई थी सोशल डिलेमा, रिमेंबर, उसमें ये बात बताई गई थी कि यार आपके एक एक क्लिक को, आपकी एक एक वीडियो आप कौन से देखते हैं, आप कौन सा ट्वीट खोलते हैं, आप कौन सा पोस्ट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसकी पूरी बेस के ऊपर वो अपने एक एक यूजर का एक सर्टन एक उसका एक पर्सोना क्रिएट करते हैं. दैट इफ अदील अजहर is a human being, what sort of a human being? So they make predictive analysis, which is why आपको पसंद की चीजें आपको अपनी टाइमलाइन पे नजर आ रही होती हैं. I see a lot of tweets about history and I see a lot of tweets about a lot of things जो मेरी पसंद की हैं. फुटबॉल मेरी टाइमलाइन पे बहुत आ रहा होता है from the accounts that I don't even follow. Why? Because they know that Adil Azhar is someone who's interested in these sort of things. So अब हुआ ये सीन है कि यहाँ पे आके ये इन्होंने ये डेटा जो है मेटा ने इन पे इल्जाम जो लगाया है, वो यूरोपियन यूनियन जो प्राइवेसी रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप जो ये डेटा स्टोर कर रहे हो, यानी जो यूरोपियन लोगों का जो तुम डेटा अपने पास रख रहे हो, इसको बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी यूरोपियन यूनियन की परमिशन के या कुछ, उसको यू आर ट्रांसफरिंग दैट डेटा टू योर सर्वर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके जी. सो ये बेसिकली एक डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर हैं और उसमें उन्होंने बेसिकली उन्होंने बोला ये है कि यार आप देखो आपका डेटा है बेसिकली. हाउ डज दिस थिंग वर्क? सो देयर इज मेटा यूरोप एंड देयर इज अ मेटा अमेरिका, मेटा यूएसए. इन दोनों के दरमियान आपस में एक एसएलए हुआ है. इट्स कॉल्ड अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट. उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यार मैं अपना डेटा तुम्हें जो है ना वो फेंक रहा हूँ और मैं अपना ये डेटा उठा के जो है ना वो तुम्हें दे रहा हूँ जहाँ पे तुम उसको स्टोर कर रहे होगे. नाउ वंस यू हैव दैट डेटा यू कैन डू एनीथिंग विद दैट. रिमेंबर दैट केस कैम्ब्रिज एनालिटिका, काफी मशहूर एक स्कैंडल आया था फेसबुक के लिए. कहते हैं कि फेसबुक की जो बुराई का आगाज हुआ था वो स्कैंडल से हुआ था. कैम्ब्रिज एनालिटिका जब एक विसल ब्लोअर ने, एक फेसबुक की अपनी एम्प्लॉई ने जो है वो जाके ये बताया था कि हाउ फेसबुक आपका डेटा जो है वो बहुत सारी कंपनियों को बेच रहा है और उसकी बेस के ऊपर जो है बहुत सारे एनालिटिक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं. और अमेरिका में जो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप वाला हुआ था, कहते ये हैं कि उसमें पहली बार ये बातें हुई थी कि किस तरह इस डेटा को मैनिपुलेट करके आपको डोनाल्ड ट्रंप की फतह में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था. सो
दिस इज एक्चुअली सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग कि जी आपने हमारा डेटा उठा के, यूरोपियंस का डेटा उठा के किस तरह अमेरिका में जो है वो भिजवा दिया. यू हैड नो रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो मेटा जो है वो अपने जाती अग्रीमेंट्स की बुनियाद पे उनको ये बात जस्टिफाई नहीं कर पाया, एंड नाउ उन पे ये बड़ी पेनल्टी जो है ये ठोक दी गई है, एंड दिस इज मैसिव वन. और बेसिकली अब तक टोटल तकरीबन 2.5 बिलियन यूरोस की जो है वो पेनल्टीज ओवरऑल मेटा की जानिब जो है वो लगाई जा चुकी हैं यूरोपियन यूनियन और उनके रेगुलेटर्स की जानिब से. और या ये है, इट्स अ बिग न्यूज. आई एम प्रीटी श्योर मेटा विल गो एंड विल जिस कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा. मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप के हवाले से भी, वहां पे भी जो है उनके डेटा का ब्रीच के हवाले से कुछ उन पे पेनल्टी वगैरह लग चुकी है. सो या मेटा इज अ प्रीटी, कहना चाहिए कि पुराना पापी है as far as these data breaches are concerned and also yeah big news right now इस वक्त. और हमेशा यही होता है कि जब भी किसी बड़े मुल्क या किसी बड़ी इकोनॉमी में इस तरह की चीज होती है, it becomes a precedence for the other countries to follow. और बाकी कंट्रीज जो हैं वो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे वो ये सीखते हैं. बिकॉज अगर आप कोर्ट्स की हेयरिंग अक्सर सुने तो आप उसमें ये चीज़ देखते होंगे कि उसमें बाकी चीज़ों का जो है वो जिक्र ज़रूर किया जाता है कि इंडिया में इसी केस में ऐसा हुआ, यूके में इसी केस में ऐसा हुआ, एंड फलाने मुल्क में इसी केस में ऐसा हुआ. सो या लेट्स सी क्या होता है आगे. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. This, of course, is the last link of the show, of today's show. 8:53 हो चुके हैं. And yeah, some comments about Facebook बात चल रही थी और मेटा के हवाले से. And अभी इंस्टा लाइव में there were two very good comments about Metaverse. I mean Metaverse, अगर आपको याद हो, अब से कुछ साल पहले की बात है कि मेटावर्स वाज बीइंग रिगार्डेड एज लाइक द नेक्स्ट बिग थिंग इन द डिजिटल एरिना. और मार्क ज़करबर्ग जो है, ही वाज सो सोल्ड ऑन आइडियाज ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट उसने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उस पे इन्वेस्ट किए थे. बट इट रियली नेवर टुक ऑफ. आपको पता है कि मार्क ज़करबर्ग मेड इट मैंडेटरी, या नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, बट ही इनकरेज्ड, उसने अपने जो है वो इनकरेज किया अपने एम्प्लॉइज को कि दे शुड बी मीटिंग ऑन मेटावर्स एंड ऑल. बट इवन देयर इट डिड नॉट फंक्शन. सो इज इट एन आइडिया विच इज अहेड ऑफ इट्स टाइम, यानी वक्त से पहले ये आइडिया जो है ये आ गया है, या फिर इट वाज नेवर गोइंग टू फ्लाई. मेरा जाती तौर से ये ख्याल है कि इवेंचुअली मुझे लगता है कि द वर्ल्ड विल मूव टुवर्ड्स मेटावर्स. आई मीन रिमेंबर मेटावर्स के बारे में 1.5-2 साल पहले क्या बातें होती थी कि उसमें जाके आप प्लॉट खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं. इमेजिन हैविंग अ बैरियर टाउन मेटावर्स, DHA मेटावर्स एंड ऑल, एंड वहां पे जाके फाइलें बिक रही हैं. मेटावर्स, बैरियर टाउन मेटावर्स की फाइल आई भी उठाना या नहीं उठाना, लेकिन लगता था ये. I mean, it felt like, Mark Zuckerberg, as I said, was so sure that this idea is going to fly that he invested billions of dollars. बट नहीं चला वो आइडिया फिलहाल. और कहते यही है कि मार्क ज़करबर्ग को जो डुबवाने वाला जो आइडिया था, वन ऑफ द आइडिया डुबवाने वाला जो था, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज अ डेटा ब्रीच. एंड ब्रीच तो नहीं कहूंगा, इट वाज अ प्रीटी डिलिबरेट थिंग दैट वाज डन. लेकिन जो एक गलत बिजनेस स्ट्रेटजी जो वो लेकर गया, दैट वाज मेटावर्स. वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. सो या डुबोया मुझको होने ने. चले जी, और क्या सीन है यार एक बड़ी अच्छी खबर थी, वो भी कल पता नहीं क्यों मैंने शामिल नहीं की. बट अ फर्स्ट फीमेल अरब एस्ट्रोनॉट हैज गॉन टू स्पेस एंड हैज रीच्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. नाउ दैट अरब वुमेन, ऑफ कोर्स आजकल जो हालात हैं सऊदी अरब की हो सकती हैं. एंड आपको पता है कि जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को रीडिफाइन कर रहे हैं, और हर जगह अगर आप देखें, एक जमाने में आप सोच नहीं सकते थे कि खवातीन आपको सऊदी लाइफ में इतनी सेंटर में और इतनी मरकज में नजर आ रही होंगी. मिनिस्टर्स, सऊदी कैबिनेट की मेंबर्स हैं जो खवातीन हैं. कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज MBS ने जो है खवातीन को दी हुई हैं. एंड नाउ ही हैज सेंट अ वुमेन एस्ट्रोनॉट. हर नेम इज रयाना
बरनावी, रयाना बरनावी और एक सऊदी एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम अली अल क़रनी है. ये दोनों इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स है बाय द वे, उसके थ्रू जो है उसका जो रॉकेट है इलॉन मस्क के थ्रू, यानी जो प्राइवेट स्पेस के थ्रू ट्रैवल करके, नॉट थ्रू अ नासा रॉकेट और समवन यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम, बट उन्होंने इलॉन मस्क का रॉकेट लिया, उसको डेफिनेटली हायर किया होगा और वहां से वो केप कनेवरल से रवाना हुए 2 दिन पहले. नाउ दे हैव डॉक्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और ये 10 दिन जो है ये ऑर्बिट में रहेंगी रयाना बरनावी. And she is a 34-year-old biomedical scientist and she plans to carry out stem cell and breast cancer research in space. And of course, बाकी जो बातें हैं, she wants to inspire other women from the Middle East and all. And wow, cool. Saudi's going places, man. Saudi Arabia, المملكة العربية السعودي. Well done, man. जबरदस्त, great. अरे यार आज एक और चीज पे बात करना है का दिल चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिल पसीज सा गया. आज सुबह मैंने एक डॉक्यूमेंट्री सुनी और इट वाज अ पॉडकास्ट व्हिच वाज अबाउट लेबनान. इट वाज अबाउट बेरूत. और यार वो सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं somebody is narrating the future of my country to me, because we know that Lebanon, the economy had a meltdown in 2019. 2019 में उस इकोनॉमी का जो है वो एक मेल्टडाउन हो गया और उसके बाद से ये मुल्क अभी तक रिकवर नहीं कर पाया. और वो जो बंदी थी जो कि नरेट कर रही थी, शी इज अ बेरूत बेस्ड जर्नलिस्ट. मुझे अगर वो लिंक मिल गया तो फिर मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे शेयर भी कर लूँगा. शी नरेटेड हर लाइफ of how her life when she grew up, the civil war era in Lebanon, and then the time of peace and prosperity, and now again the time of desperation and all. And Lebanani already बहुत बड़ी तादाद में अपने मुल्क में नहीं रहते और जो बचे कुचे लबनानी हैं वो भी किस तरह इस वक्त just want to run out of their country. और बेरूत के हवाले से स्पेसिफिकली वो बात कर रही थी कि how things have changed there. And when I was listening, I don't know यार, बड़ा दिल, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा दिल बैठ सा गया कि यार because हम कुछ भी कर लें बट हमारे सामने इस वक्त यही है सिलसिला. और it's just like when we are standing on a track and the rail, the train is coming right in front of us. We can't even move. Anyway, चलो खैर, Anyway, बाद में बात करेंगे. अभी वक्त आ गया आप लोग से इजाज़त ली जाए. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.